हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल मेहराज मास्टरी क्लासेस। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ। सो अभी तक हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर के काफ़ी टॉपिक्स कर लिए हैं, जिसमें हमने डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, नीड फॉर डिमांड, कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली और देन वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में जाना था। और जो जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था उसके बारे में पढ़ा था। देन हमने ये चीज़ें पढ़ी कि इंडिपेंडेंस एक्ट में जो चेंजेस किए गए थे। ओके, देन कल के लेक्चर में हमने कमेटीज देखी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कमेटीज बनाई थी। देन अब आपने क्या करना है कि मुझे बताना है कि टोटल कितनी मेजर और कितनी माइनर कमेटीज थी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए बनाई थी। आपने ये आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। सो मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, टुडेज टॉपिक विच इज इनेक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इनेक्टमेंट और इन्फोर्समेंट के वर्ड को सुनते ही आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज इनेक्टमेंट और इन्फोर्समेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आया ना, इसको पढ़ते हैं कि इनेक्टमेंट क्या होता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत जी का, उसमें ये सब टॉपिक है इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन मीनिंग ऑफ द इनेक्टमेंट, तो देखिए जैसे इनेक्टमेंट का मीन्स है कि एक फॉर्मल अडॉप्टेशन होना कॉन्स्टिट्यूशन का, फॉर्मल अडॉप्ट कर लिया जाना कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा कि हम इस जो लॉज को क्या करेंगे, फोर्स में लाएंगे। ओके, फोर्स में लेके आएंगे और कि इनको कानूनी रूप दिया जा सके। ठीक है, कानूनी रूप मिल सके। देन बैकग्राउंड की बात करें तो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देख लेते हैं फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। सबसे पहले जो ड्राफ्ट स्टार्ट किया था वो किया था 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसको ड्राफ्ट करने के लिए। देन उसके बाद ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय फरवरी 1948 एंड मेड पब्लिक फॉर कमेंट एंड सजेशन। मीन कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करके फरवरी 1948 में पब्लिक के लिए क्या कर दिया, मीन पब्लिक कर दिया, इसको पब्लिक के सामने रख दिया कि वो कमेंट्स कर सकें और सजेशन दे सकें। ओके, उसके बाद सबसे पहले ये बात आती है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहिब ने फाइनल ड्राफ्ट जो पेश किया था, इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, वो किया था नवंबर 4, 1948 में, जिसकी फर्स्ट रीडिंग की गई थी। देन सेकंड रीडिंग की बात करें, क्लोज बाय क्लोज रीडिंग हुई थी और इसको स्टार्ट किया था नवंबर 15, 1948 में और इसका एंड किया गया अक्टूबर 17, 1949 में। और इस दौरान काफ़ी अमेंडमेंट्स हुई थी। कितनी अमेंडमेंट्स हुई थी? 7658 अमेंडमेंट्स की गई थी और इसमें से 2473 अमेंडमेंट्स को डिस्कस किया गया था रियलिटी में। ओके, और थर्ड रीडिंग की गई थी नवंबर 14, 1949 में। जब 1949 में थर्ड रीडिंग की गई थी, ठीक है, 1949 में थर्ड रीडिंग की गई थी, इसी डेट को इन्होंने प्रियम्बल में भी यूज किया है। ओके, तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया नवंबर 26, 1949 में इसको अडॉप्ट किया गया, जिसमें प्रियम्बल के साथ साथ 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स रखे गए। ओके, यहाँ पर आपके आप डेट देख सकते हो, नवंबर 26। ओके, preamble was enacted after the entire constitution was already enacted। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट करने के पहले प्रियम्बल को इनेक्ट किया गया था कि बाद में किया गया था? तो बाद में किया गया था। ओके, ये आपने याद रखना है। सो डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर्स बने थे और यहाँ पर एक बात बोली जाती है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है असेंबली में। इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है और मॉडर्न मनु के नाम से भी जाना जाता है।
Then move to our next topic, which is enforcement of the constitution. What exactly mean of the enforcement? So enforcement का mean वो प्रोसेस है जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को लीगली इफेक्ट में लाया गया और इंडिया में गवर्न करना स्टार्ट किया जाने लगा. ओके, लीगल इफेक्ट और गवर्न द कंट्री. इट मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम, यहाँ से ही कॉलोनियल रूल को एंड किया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर जो कॉलोनियल रूल चल रहा था, देन हमारा इंडिया सॉवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना. देन प्रोविजन की बात करें तो इसके प्रोविजन को 2 फेजेस में किया गया. फर्स्ट फेज जो था वो 26 नवंबर 1949 में किया गया और सेकेंड फेज था वो था 26 जनवरी 1950 में इम्प्लीमेंट किया गया. यहाँ पर इसका मीन्स ये है कि 26 नवंबर 1949 में पार्शियली इन्फोर्समेंट किया गया, मीन कि संविधान के कुछ पार्ट ही इम्प्लीमेंट किए गए. जैसे आर्टिकल 5 to 9 सिटीजनशिप को अमेंड मीन्स कि इम्प्लीमेंट किया गया. आर्टिकल 324 को इलेक्शन कमीशन और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन को इम्प्लीमेंट किया गया. आर्टिकल 366 367 डेफिनेशंस, 379 से लेके 391 प्रोविजनल पार्लियामेंट और ट्रांजिशनल प्रोविजंस के को इम्प्लीमेंट किया गया. आर्टिकल 394 कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन आर्टिकल को क्या किया गया, इनको इन्फोर्स किया गया. ओके, बाकी के जो रेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल थे उनको फुली इन्फोर्समेंट किया गया, इन्फोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 में. जैसे फंडामेंटल राइट पार्ट 3, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन, इन सबको बाद में 26 जनवरी 1950 से ही इम्प्लीमेंट किया गया था. देन और इसी दिन हमारी इंडिया में रिपब्लिक और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उनको हेड ऑफ द स्टेट बनाया गया. ओके, अगर हम 26 जनवरी की सिग्निफिकेंस की बात करें, यही डेट 26 जनवरी ही क्यों उन्होंने चूज की कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, डेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है, क्यों स्पेसिफिकली चूज की गई, ये इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है. 26 जनवरी 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की क्या किया था, पूर्ण स्वराज को लाने की बात की थी. तो यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ लाहौर सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था उसी के बिहाफ से ये डेट उठाई गई और तभी 26 जनवरी को ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया. ओके, देन फर्स्ट रिपब्लिक परेड की बात करें तो ये इरविन स्टेडियम, पहले इसका नाम इरविन स्टेडियम था, आज इसका नाम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो कि न्यू दिल्ली है, इसमें सबसे पहले परेड की गई रिपब्लिक डे पर. ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस. अब कांग्रेस के पास भी एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई थी, अब इसके बारे में हम जानते हैं. अगर बैकग्राउंड की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इस कमेटी ने भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है. ठीक है, इसको बनाया क्यों गया था, इसको बनाया गया इसलिए था कि ये ड्राफ्टिंग के लिए सुजेशन दे सके, गाइडिंग कर सके कांग्रेस मेंबर को, ऑटोनॉमी और गवर्नेंस दे सके और एनालिसिस कर सके कैबिनेट मिशन प्लान को. ओके, तो इसके डेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, जुलाई 8 1946. इसका पर्पस क्या था, टू प्रिपेयर बैकग्राउंड मटेरियल एंड पॉलिसी गाइडेंस फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्पेशली फॉर इट्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. मीन कि उनको मटेरियल और गाइडेंस प्रोवाइड की जा सके जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में. ऑफिशियल नेम इसका एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस है. देन इसमें मेंबर्स की बात करें तो इसके मेंबर, एक मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू जिसके चेयरमैन थे, उसके बाद एम असाफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, उसके बाद के टी शाह, डी आर गडगिल, हिमायू कबीर और के संथनम. इसके बाद एक मेंबर को और ऐड किया गया, वो थे कृष्ण कृपलानी जी. इनको सहयोग के लिए इस कमेटी में क्या किया गया,
ऐड किया गया। और यहाँ से ही आपका क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सपर्ट कमेटी जो कांग्रेस की थी उसमें कौन सा मेंबर था जिसको कोऑप्टेड किया गया था, तो वो कृष्ण कृपलानी थे। ओके, उसके बाद इसकी भी 2 मीटिंग हुई थी। फर्स्ट मीटिंग जो थी वो जुलाई 20 से 22 में हुई न्यू दिल्ली में, और सेकंड मीटिंग अगस्त 15 से 17 1946 में बॉम्बे, जिसको आज के टाइम पे हम मुंबई बोलते हैं, तब हुई थी। ओके, अगर की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के रिलेटेड नोट्स क्या किए जाते थे, प्रिपेयर किए जाते थे, उसको ये सुजेशन देते थे, डिस्कस करते थे कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने कैसे प्रोसीजर करना है, कैसे काम करना है, एडवाइस देते थे कि दूसरी कमेटीज को क्या फॉर्मेशन जो फॉर्मेशन हुई है दूसरी कमेटी की उसको कैसे काम करना है, ठीक है, तो एडवाइस दे देते थे। उसके बाद इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था इसके बिहाफ पे ही किया था। ओके, अगर इम्पैक्ट और इम्पोर्टेंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ग्रानविल ऑस्टिन ने उस टाइम के हिस्टोरियन और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने बोला था कि जो कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी है वो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक रोड मैप का काम कर रही है, और इस कमेटी में कैसे वर्क करना है कैबिनेट मिशन के प्लान को देखते हुए इसमें ऑटोनॉमस एरिया के लिए डिस्कशन हुई, प्रोविंशियल वर्सेस सेंट्रल पावर के लिए डिस्कशन हुई, प्रिंसली स्टेट के लिए डिस्कशन की गई, अमेंडिंग पावर्स के लिए डिस्कशन की गई, और इसने एक फाउंडेशन रखी फेडरल डेमोक्रेटिक और इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, आइडिया दिया फाउंडेशनल और फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इसीलिए एक्सपर्ट कमेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, आगे के हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इसकी जो ड्रॉबैक्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्रिटिसिज्म क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, महराज मास्टरी क्लासेस 24। ओके, तो बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।